दोस्तों, एसबीआई ने पीओ की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की नोटिफिकेशन में क्या क्या दिए हुए हैं। आपका क्वालिफिकेशन सब पहले जैसा ही रहता है, बस इसकी जो डेट और वैकेंसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है और भी कुछ अपडेट है तो हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई। चलिए ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी जिसे शॉर्ट में पीओ कहा जाता है, यानी असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हैं पीओ क्वालिफाई करने के बाद। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट फी फ्रॉम 5 अक्टूबर 2021 टू 25 अक्टूबर 2021, यानी 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे एसबीआई पीओ की वैकेंसी को। चलिए आगे चलते हैं। हमने यह डेट देख लिया, 5 से लेकर के 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 5 से 25 के बीच आप कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, लेकिन आप पहले ही कर ले, लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। लास्ट में कभी क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Applications are invited from eligible Indian citizens for appointment as probationary officer (PO) in State Bank of India. The selected candidate may be posted anywhere in India. क्योंकि पीओ की पोस्ट अगर क्लर्क की पोस्ट होती है तो क्लर्क में देखेंगे आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मांगा जाता है, यानी जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज मांगा जाता है। लेकिन पीओ में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जाता है, क्योंकि यह मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर जाकर मैनेजर बनते हैं। तो इसमें आपको एनी वेयर इंडिया यानी किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग दे दी जा सकती है, इसलिए इसमें आपको जो है प्रोफेंसी लैंग्वेज टेस्ट की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी टेंटेटिव डेट्स के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 5 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर 2021, यानी 5 से 25 अक्टूबर के बीच आप अपना फॉर्म फिल करेंगे और उसी कारणवश किसी कारणवश अगर आपने कोई रॉन्ग फिल कर दिया तो आप एडिट कर सकेंगे इसी समय में। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 5 to 25 सेम है, सेम डेट है। जिस डेट का आपका फॉर्म फिलअप का डेट है सेम उसी डेट में आपका जो है एज पेमेंट ऑफ फीस आप कर सकते हैं। 25 से पहले आप अपना फीस पेमेंट कर पाएंगे। डाउनलोड फॉर प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक नवंबर 2021 वर्ड्स, यानी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो कॉल लेटर प्री एग्जाम का आ जाएगा, क्योंकि इस पर आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। आईबीपीएस और एफसीआई जो बैंक्स होते हैं इसके अंदर में जो आते हैं, आईबीपीएस के अंदर में जितने भी बैंक आते हैं या एसबीआई, इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, इसका ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्री एग्जामिनेशन दिसंबर, देखिए नवंबर में आपका प्री एग्जाम होगा और दिसंबर में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2021, देखिए दिसंबर में नवंबर में आपका प्री एग्जाम का कॉल लेटर जारी किया जाएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम हो रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में ही आपका फिर मेन एग्जाम का कॉल लेटर भी आ जाएगा। फेज 2 यानी मेंस एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2021 में, यानी दिसंबर में ही आपका सारा काम यहाँ पर हो जा रहा है, सिर्फ आपका इंटरव्यू को छोड़ के। आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ मेन रिजल्ट एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में आपका मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। इसका आपका कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2022। फेज 3 इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ फरवरी, यानी फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा। तो नवंबर में आपका दिसंबर में आपका प्री एग्जाम होगा और रिजल्ट भी दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में फिर आपका मेंस एग्जाम का एडमिट आ जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा और आपका फरवरी में इंटरव्यू होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ फरवरी या मार्च 2022, तो फरवरी में मान लीजिए आपका मार्च तक आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट इंटरव्यू तक। देखते कितना फास्ट इसका प्रोसेस है।
बाद में SC/ST का एग्जामिनेशन प्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दे दिया, अगर SC/ST है तो प्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए OBC/ST तो जनरल तो लेते नहीं है, उनको तो होगा नहीं यहाँ पर। अब हम चलते हैं वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी कितनी है यहाँ पर? वैकेंसी कैटेगरी है रेगुलर वैकेंसी एंड बैकलॉज वैकेंसी। बैकलॉज वैकेंसी के बारे में को पता ही होगा कि जो पहले वैकेंसी फिल नहीं हुई है वह इसे बैकलॉज वैकेंसी कहते हैं, यानी लास्ट जो वैकेंसी फिल नहीं हुई थी। तो रेगुलर वैकेंसी में बैकलॉज वैकेंसी दोनों देखेंगे। SC में है 300 और बैकलॉज वैकेंसी था 24, यानी 324 वैकेंसी ST के है। देख सकते काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। ST में 150 रेगुलर वैकेंसी, 12 वैकेंसी बैकलॉज, यानी 162 वैकेंसी है ST की। OBC की है 560, EWS की है 200, जनरल की है 810। टोटल वैकेंसी आपके देखेंगे तो आपको 2056 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें इंक्लूड है 20 फिजिकली हैंडीकैप का। इसमें डिपार्टमेंट अलग होते हैं फिजिकल हैंडीकैप में, वह इसकी 20, 21, 56 एंड 29 वैकेंसी। तो मोटा मोटी आपका 2056 वैकेंसी देखने को मिल रही है टोटल। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 2000 तो कम नहीं है अभी के हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं लास्ट टाइम का बैकलॉज भी गई है, सिर्फ जनरल को छोड़ करके और EWS को छोड़ करके OBC में भी बैकलॉज वैकेंसी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिजर्वेशन का कितना फंडा है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी आपका सेम ग्रेजुएशन मांगा जाता है हर साल, इस बार भी है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2021 तक आपके पास हो जाएंगे। 30 दिसंबर तक यहाँ पर आपको समय दिया गया है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले, कभी भी आपका होना चाहिए। Those who are in the final year semester of their graduation may be also apply provisional subject to condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on before 31 दिसंबर। यानी यहाँ पर सीधी बात कहा गया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले। अगर आपने का रिजल्ट अभी नहीं आया है और 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इसे अभी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया थे भी फाइनल ईयर में आप है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर से पहले आपके पास उसका प्रूफ हो जाना चाहिए। चलिए आगे में चलते हैं। नेक्स्ट में एज लिमिट नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट एबव 30 ईयर्स, यानी जनरल और EWS के लिए 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई। 30 साल से अंदर आपकी एज है जनरल और OBC और अनरिजर्व की, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका अगर SC है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC है, OBC में आपका काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, OBC में आपका नॉन क्रीमी लेयर एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है OBC में तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आपका रिजर्वेशन स्टेट लेवल का जो OBC होता है उसके आपका काम यहाँ पर नहीं चला। आपको सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट बनाना होता है, आप उसे ज़रूर बना लें। अगर आप OBC से नॉन क्रीमी लेयर से तो आपका 3 ईयर्स का रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी आपका यहाँ देख सकते हैं पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 5 ईयर्स, ST के लिए 15 ईयर्स, PWL के लिए 13 ईयर्स, PW जनरल ईयर्स के 30, यानी SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो, अगर आपका अनरिजर्व से है तो आपका 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताऊंगा। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम ही है जैसे पहले था। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका पहले फेस 1 प्री एग्जाम होगा,
100 मार्क्स का आपका होगा, जैसे पहले होता था, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे आपका IBPS में होता है सेम ऐसे भी है, इसी में SBI में भी है। आपका इंग्लिश होगा, क्वांट और रीजनिंग, 3 सेक्शन होते हैं। 30 क्वेश्चन इंग्लिश का, 35 क्वेश्चन क्वांट का और रीजनिंग का 35। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होंगे। लेकिन आपका यहाँ पे जो सेक्शन टाइमिंग है 20 मिनट्स तीनों सेक्शन का, आपको 20 मिनट्स में एक सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। यहाँ 1 आवर का समय दिया गया है। अब क्लर्क के जैसा, क्लर्क में आपका जो है सेक्शन टाइमिंग नहीं होता, लेकिन आपका PO में सेक्शन टाइमिंग यहाँ पर दिया जाता है। इसका मेंस एग्जाम होगा सेकेंड फेज में। आपका सेकेंड फेज में मेंस एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यानी जिसे क्वांटिटी का आपका डाटा इसमें दिया जाता है, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा मेंस एग्जाम में 155 और 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 3 आवर्स आपका यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो मेंस एग्जाम थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें DI का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी टफ होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जिसमें द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स। इट विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग इजी विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स। यानी आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें लेटर राइटिंग एंड इजी आपको इंग्लिश टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें आप कुछ 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। मेन है आपका प्री और मेंस। इसका बाद आपका इंटरव्यू भी होता है फेज 3 में। उसका इंटरव्यू में आपको फेज 2 क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू जाना होता है। इंटरव्यू देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इसका आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पेनल्टी रॉन्ग आंसर का भी अब 1/4 आपका काटा जाएगा। अगर 4 रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 नंबर काटा जाएगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा थर्ड फेज में। जैसे फाइनल सेक्शन आपका द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 यानी मेंस एग्जाम एंड फेज 3 इंटरव्यू सेपरेटली, यानी फेज 2 और फेज 3 अलग अलग होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। द मार्क ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 3 एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और मेंस एग्जाम का दोनों का आपका ऐड किया जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। चलिए यहाँ पे एक अच्छी बात गई कि आपका जो 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका भी आपको ऐड किया जाएगा मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में। द मार्क ऑब्टेन प्री एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग, यानी प्री का जो एग्जाम मार्क्स होता है रेडी नहीं होता है, यह सबको पता ही है। The marks secured by candidate phase 2 out of 250 and converted to out of 75 marks, and phase 3 score of candidate out of 50 marks are converted to 25 marks. The final merit list arrived after aggregating mark 100 out of 100 में आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। ये तो उनका फंड है, चलिए इससे कोई बात नहीं है। इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है, आपको मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सैलरी की बात करें, सैलरी आपका जो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग बेसिक पे 41,960 यानी ये बेसिक पे है, विथ 4 इंक्रीजमेंट इन द स्केल ऑफ 36,000। ये इंक्रीजमेंट का एक प्रोसेस है बैंक का, वो आपको जूनियर HRA लिए आज ही सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे HRA, रेंटल, मेडिकल, अदर अलाउंसेस आपको इसके अलावा मिलेगा। यानी ये बेसिक पे है 41,960। इसके अलावा आपका जितने भी अलाउंसेस है मिल करके आपका सैलरी ज़्यादा हो जाता है। Joining training and career path, the selected candidate shall be provided basic banking knowledge through online course, which they shall be complete before joining. अच्छा, यहाँ पे चेंजिंग किया है। The selected candidate at the time of joining will have to execute a bond of value 2 lakhs। ठीक है, बॉन्ड किया है यहाँ पर, to serve the bank for a minimum period of 3 years
द बॉन्ड विल बी एनवॉक्ड बाय द बैंक इफ़ द कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द सर्विस बैंक। यहाँ पे एक बॉन्ड दे दिया है कि अगर आप जो है कितने साल का दिया है, ज्वाइनिंग बेसिस 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का वो बॉन्ड दिया है। अगर 3 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए क्या करना होगा, SBI को पे करना होगा। तो जॉब लगने के बाद जॉब छोड़ता कौन है, कुछ बड़ा जॉब मिलने से छोड़ता है। मान लीजिए ये असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिला और उनको मान लीजिए IAS में क्वालिफाई करेगा तो वो लोग छोड़ते हैं, बहुत कम लोग ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने का चांस बहुत कम लोग है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब बताए एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। एप्लीकेशन फ़ीस विल बी 750 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट, नील फॉर SC ST। तो यहाँ अगर अनरिजर्व है, OBC है और EWS आपको 750 आपको पे करने होंगे एग्जामिनेशन फीस, और SC ST के लिए यहाँ पर फ्री है। चलिए आगे चलते हैं। यह एग्जामिनेशन फीस सबको समान देना चाहिए था, क्योंकि जनरल और OBC भी तो गरीब होते हैं, सभी तो अमीर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपको फॉर्म फिलअप के समय देना होगा। आई अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression each of my। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देना है कि जो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ यह सही है, और मैं जो सिग्नेचर दे रहा हूँ, फोटोग्राफ दे रहा हूँ, फोटो दे रहा हूँ अपना, और लेफ्ट हैंड दे रहा हूँ वह सही है। Left hand thumb, if a candidate is not having left hand thumb impression, she may use her right hand। अगर किसी का लेफ्ट हैंड नहीं, मान लीजिए किसी का उंगली कट गया किसी कारणवश, या उनका हाथ कुछ प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड नहीं है उनके पास, तो राइट हैंड से भी वो जो अपना थंब लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर का साइज उसके बारे में बोला है, वो आपको पता ही है। अब जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर 20 to 50 KB के बीच में देना होता है, इसमें समय लॉस नहीं करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है सारे कि बैंक रिजर्व राइट टू कैंसल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंटायरली एंड एनी स्टेट। वो अगर बैंक चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकता है, इसमें आपको बाधा प्रदान नहीं करेंगे। चलिए कोई बड़ी बात नहीं। अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। लगभग आपका हर स्टेट में रहता ही है। स्टेट कोड यहाँ पर दिया गया है, स्टेट दिया गया और प्री के सेंटर दिया और मेंस का दिया है। अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश, सारा स्टेट में आपका रहता ही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख। चलिए लद्दाख एक नया आया है यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख नया जो है राज्य बना था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सारा स्टेट में जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सारे में आपके यहाँ पर है। अब प्री का एग्जामिनेशन सेंटर आपका थोड़ा ज़्यादा होता है और मेंस का कम होता है। हर स्टेट में आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें गाइडलाइन दिया है, फोटोग्राफ आपको किस प्रकार से अपलोड करना है, सिग्नेचर किस प्रकार से करना है और थंब किस प्रकार से करना है। क्योंकि जब अप्लाई करते हैं उस समय काफ़ी सारे लोग करते हैं पहले से सिग्नेचर का साइज, फोटो का साइज और लेफ्ट थंब का साइज मिलाकर नहीं जाते हैं, या डिक्लेरेशन लिख कर नहीं जाते हैं, वहाँ पे उसको बार बार लॉगिन करना पड़ता है।
तो आप पहले अपना सारा कुछ जो है रिसाइज मिला लें, उसका साइज मिला करके एक ही बार अप्लाई करें, इससे आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, क्योंकि जो उसका टाइम होता है काफ़ी कम होता है, अगर थोड़ा देर करेंगे तो उसका लॉगिन आउट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पहले एक कागज़ में आपको लिख लेना है डिक्लेरेशन, जो जिस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है सिर्फ ऐसे लिखना है, बस एक बार नाम और डेट ऑफ बर्थ देना है और इसे स्कैन करके अपलोड कर देना है लेफ्ट हैंड के जगह पे। फोटोग्राफ आपका जो साइज चाहिए जो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का भी साइज आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का साइज आपका 20 से 50 KB का बीच होना चाहिए और हैंड रिटन का आपका 50 to 100 KB होना चाहिए। यह साइज आप पहले ही मिला लें, इसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, इसको साइज मिलाने लगते हैं, बार बार उसको लॉगिन करना होता है। तो आप पहले साइज मिला करके सारा कुछ एक फाइल में डाउनलोड करके रख लें। चलिए आगे चलते हैं, बाकी हो गया तो इतना ही है। चलिए फर्स्ट पेज पे हम फिर से आ जाते हैं। तो ये हमारा SBI का नोटिफिकेशन था, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे PO कहा जाता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। इसका अलावा प्रमोशन होगा कि आप काफ़ी बड़े पोस्ट तक चले जाते हैं। इसे क्वालिफाई बस ग्रेजुएशन मांगी गई है, लेकिन इसकी जो एग्जामिनेशन होती है थोड़ा टफ होती है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप थोड़े बहुत मैथ्स में नॉलेज रखते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम डायरेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, इसके बाद मैनेजर बन जाते हैं, तो सैलरी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 25 अक्टूबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकेंगे। 750 इसकी फ़ीस रखी गई अगर आप अनरिजर्व और OBC से हैं। बाकी ST के लिए तो यहाँ पर फीस है ही नहीं, वो तो SC ST वाले तो ज़रूर इसे अप्लाई करें, क्योंकि इसकी फ़ीस भी उन्हें देनी नहीं होगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 25 अक्टूबर से पहले कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।